गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका पिंक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वापस 100 एमसीक्यूज की सीरीज। मेनली आज जो अपन टॉपिक कवर करेंगे मेनली न्यूट्रिशन से होगा। तो आज जो भी टॉप मोस्ट लीडिंग टॉपिक्स हैं मैं आज वो कवर करवाऊंगी ताकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या उसमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सको। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन को स्प्लिट आउट, जो ऑप्शंस हैं उनको स्प्लिट आउट करना सीखें। देन उसके बाद में आप उनका जो सही करेक्ट आंसर है उसको चूज करना कैसे सीखें ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो मेनली आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करें, ऑप्शन को गो थ्रू करें, एक बार नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा दूसरी बार गो थ्रू करें, अच्छी तरीके से उसको पढ़ें, देन ऑप्शन को स्प्लिट आउट करें, देन उसके अंदर से आपको जो लग रहा है उस ऑप्शन को पिक करके आप क्या करें, आपके पॉइंट्स बढ़ाएं। ठीक है, जल्दबाजी ना करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपना कि शिशु की ऊर्जा की दैनिक आवश्यकता होती है। मेनली क्या पूछ रखा है कि जो शिशु है उसकी जो दैनिक ऊर्जा मतलब जो उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कितनी, जो भी दैनिक आवश्यकता होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन देखते हैं, 100 से 120 या फिर 200 से 140 या फिर 60 से 70 या 5 से 15 किलो कैलोरीज पर केजी होती है। ठीक है, मेनली अपन देख लेते हैं कि ऑप्शन ये रहे आपके सामने। स्प्लिट करना सीखो, तो भाई अगर ये रहेगी तो आप की जो बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। मेनली ये आपका रहेगा किसके अंदर, एडल्ट्स में ले लीजिए आप। ठीक है, मेनली एडल्ट्स के अंदर ये किलो कैलोरीज चाहिए होती है और ये चाहिए होती है आपकी किसके अंदर, शिशुओं के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है, भाई कितनी होती है देख लेते हैं। ऑप्शन 500 ग्राम प्रतिदिन, 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन, 1.0 ग्राम प्रतिदिन शरीर के वजन के अनुसार, या 0.6 ग्राम प्रतिदिन शरीर के वजन के अनुसार। मेनली कितना चाहिए होता है, 1 ग्राम चाहिए होता है, जिससे अगर आपका ऑक्सीडेशन होता है या फिर ऑक्सीकरण होता है तो आपको कितनी मिलती है, 4 किलो जो कैलोरीज है वो आपको क्या मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। मेनली वुमेन्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, एज आप देख लो 19 से 50 एज वाले जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उनको होती है 1000 ग्राम होती है। देन आप 50 ओल्डर फीमेल को आप देख लो 1200 से 1300 ग्राम तक की उसको रिक्वायरमेंट होती है। बट ये अपन को पूछ रखी है किसके अंदर, प्रेगनेंसी स्टेट। अगर प्रेगनेंसी स्टेट देखते हैं तो अब नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है आपका वो है आपका डेली रिक्वायरमेंट 100 mg आपको रहेगा। ठीक है, 100 रहेगा आपको, सॉरी 1000 रहेगा। देन अगर टीनेज प्रेगनेंसी है, ठीक है, नोट करना बात को, टीनेज प्रेगनेंसी है, टीनेज में आप समझ जाओ कि आपकी रिप्रोडक्टिव एज से जो कम वाली प्रेगनेंसी है उसके अंदर आपको कितने रिक्वायरमेंट की जरूरत है, 1300 की जो रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत आपको होती है। ठीक है, एमजी की जरूरत आपको है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, अभी प्रेगनेंसी के अंदर मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, एक वयस्क पुरुष में विटामिन सी की जो दैनिक आवश्यकता है वो कितनी होती है, मतलब एडल्ट के अंदर। मेनली अपन बात करें एडल्ट मेल के अंदर जो विटामिन सी की जो दैनिक आवश्यकता है वो कितनी होती है, 1 से 10 से 12 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, 40 से 60 ग्राम या 110 से 120 ग्राम। मेनली कितनी होती है आपकी जो विटामिन सी की जो आवश्यकता होती है वो कितनी आपकी होती है। ठीक है, तो मेन लो कितना, 40 से 60 ग्राम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। भाई व्यायाम के थ्रू भी आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है। आप कोई शारीरिक बजट कर उसकी वजह से भी होती है, या फिर गर्भ अवस्था में भी होती है, या उपयोग में से सभी, ऑप्शन डी उपयोग में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से आहार की ऊर्जा, आहार के अंदर जो ऊर्जा तथा प्रोटीन की जो कमी से होने वाली बीमारी। मैं एक चीज और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देती हूँ, प्रोटीन के अंदर प्रोटीन फूड में, ठीक है, प्लस आपका एनर्जी। ठीक है, अगर ये फॉल डाउन हो रहा है तो आपको चांसेस है किसके, मारासमस के, है ना, समझ आ गई बात। और अगर फूड के अंदर
आपकी प्रोटीन कम है तो आपको हो सकता है क्वाशा-कोरी के चांस। समझ आ गई बात? आहार के अंदर अभी ऊर्जा तथा प्रोटीन पूछा है तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से आहार प्रोटीन की कमी से होने वाले, भाई आहार के अंदर प्रोटीन की कमी से होने वाला मैंने आपको बताया क्वाशा-कोरी। तो आंखें बंद करके स्प्लिट करो भाई क्वेश्चन को। उच्च रक्तचाप भी नहीं होगा, गलगड़न भी नहीं होगा, मैरास्मस, आपको एनर्जी इंक्लूड होनी चाहिए आहार के अंदर, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन का अच्छा स्रोत है? मतलब आयोडीन का अच्छा स्रोत मतलब जो सोर्स है वो आयोडीन का कौन सा? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी समुद्रिक नमक, या फिर ऑप्शन डी मांस। अगर मांस को ले लो तो प्रोटीन, आंवला ले लो तो एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, मेनली किसमें काम आएगा आपका? विटामिन सी के अंदर, ठीक है, मेनली किसमें काम आएगा आपका? विटामिन सी के अंदर, है ना, मेनली आपके किसमें काम आएगा? ये विटामिन सी के अंदर। अगर बात करें तो जो मांस है वो आपका क्या, एक तरह का प्रोटीन का गुड सोर्स है, ठीक है। और अगर आंवला बात करें आपका, तो किसका गुड सोर्स है ये आपका? स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? विटामिन सी। और दूध आप ले लो कैल्शियम, ठीक है। तो समुद्रिक नमक जो है आयोडीन, जिनका क्या है वो गुड सोर्स है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, जो गोइटर नामक बीमारी है किस पोषक पदार्थ की कमी से होती है? विटामिन ए या विटामिन ए, सोडियम, विटामिन सी या फिर आयोडीन। मेनली आप देखो, विटामिन ए रेटिनॉल इसका नाम है, और इससे मेनली आपका क्या होता है? आई डिसऑर्डर्स, ठीक है, मेनली इफेक्ट करती है आई डिसऑर्डर्स में। सोडियम ले लो आपका, मेनली सोडियम क्या, आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। और ले लो विटामिन सी, अभी जस्ट मैंने बताया भाई, विटामिन सी को अपन क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और आयोडीन की कमी से आपको क्या हो सकता है? एक तो गोइटर और क्रिटिनिज्म, है ना। तो भाई गोइटर किस बीमारी के पोषक पदार्थ की कमी है? तो ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट देखते हैं, समान उम्र, जो समान उम्र तथा समान कार्य करने वाली महिलाओं की तुलना में समान उम्र तथा समान कार्य करने वाले पुरुषों की ऊर्जा दैनिक आवश्यकता में अधिक होती है, कम होती है? कुछ नहीं कहा जा सकता है अधिक या कम, कुछ भी हो सकता है। तो मेनली कितनी हो सकती है इनकी? अधिक ही होती है पुरुषों की, ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सामान्य में से कम वजन वाले लोगों का बीएमआई के बारे में सही वाक्य क्या? इनकी बीएमआई 25 से ज्यादा होगी तो ये ओवरवेट होंगे, ठीक है। अगर इनकी बीएमआई 18.5 से 29.4 है तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। इससे कम में आएगी आपकी अंडरवेट, और ये आएगा आपका ओवरवेट, है ना, समझ गए। तो अभी पूछा अपन को अंडरवेट, तो भाई इनकी जो बीएमआई है वो कम होगी या ज्यादा होगी? इनकी जो बीएमआई है वो 18.5 की मीटर से 24 की मीटर के बीच में होती है, या फिर 18.5 से कम होती है? तो मेनली अंडरवेट मैंने आपको बताया क्या होती है? 18.5 से कम होती है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम कैल्सीफेरॉल भी है? ठीक है, तो ऑप्शन सी स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी विटामिन बी12 साइनोकोबालामाइन, ठीक है, ऑप्शन विटामिन ए रेटिनॉल, और ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। देन यूवी रेस के कांटेक्ट में आके विटामिन डी उसको में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस बीमारी में कॉर्निया शिशु हो जाती है? भाई कॉर्निया रिलेटेड टू विटामिन ए, ठीक है भाई, विटामिन ए की कमी की वजह से आई डिसऑर्डर हो रहे थे आपको, ठीक है। तो भाई देखते हैं, रिकेट्शिया जो होता है चाइल्ड के अंदर होता है, मेनली चाइल्ड के अंदर विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, देन ये विटामिन बी2, ठीक है, विटामिन बी2 इसके अंदर 3D सिम्टम्स आते हैं, और
और कॉर्निया सिरोसिस आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो मेनली जो कॉर्नियल शिशु है वो किससे रिलेटेड है? कॉर्नियल सिरोसिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो उससे आपको कितनी एनर्जी जो है वो मिलती है? तो देखते हैं, 2 किलो कैलोरीज, 4 किलो, 6.5 या 1000। मेनली देखोगे तो भाई 1 ग्राम प्रोटीन लिया तो आपको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम CHO लिया मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो 4 किलोग्राम मिलेगी, और अगर 1 ग्राम आपने फैट लिया तो आपको मिलेगी 9 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो ये पूरा डेटा है। अगर कोई भी पूछ ले प्रोटीन की जगह CH कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट, तो अंतर देख लेना। तो मेनली अभी अपन को क्या पूछा है? प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन लेने से अपन को 4 किलो कैलोरीज मिलती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य उम्र वाले भारी कार्य करने वाले पुरुषों की तुलना में हल्का कार्य करने वाले पुरुषों की आवश्यकता की ऊर्जा की दैनिक अधिक होती है, कम होती है? कुछ नहीं कहा जा सकता है, अधिक से अधिक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। हैं? मेनली क्या होगी? कम ही होगी ना भाई। सामान्य उम्र वाले भारी कार्य करने वाले पुरुष, कोई भारी कार्य कर रहा है और उनकी तुलना अगर हल्के कार्य करने वाले पुरुषों में कर दी तो उनकी आवश्यकता क्या ज्यादा ही होगी ना? ठीक है, कम ही होगी, सॉरी। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बीएमआई को ज्ञात करने वाला सही सूत्र क्या है? भाई मेनली बीएमआई को जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है उसका जो सही सूत्र है वो क्या है? वजन अपॉन ऊंचाई। वजन आप ले लो और ये आप ले लो मीटर में, ठीक है, सॉरी मीटर में ले लो। ठीक है, तो यही है इसका टोटल जो आप निकालते हो पूरा फॉर्मूला। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हो भाई, अगर ये बीएमआई को पुट करते हैं तो भाई यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 है तथा उसकी ऊंचाई है 1.65 मीटर, तो उसका बीएमआई कितना होगा? ठीक है, तो अगर पता लगाओ 70 बाय 1.65, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? भाई अपॉन में देखना है, तो इसका आंसर क्या आता है? अगर अपन कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.25.7, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, बीएमआई से आप क्या मतलब, से आपका क्या मतलब है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बीएमआई का मतलब ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मास इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय यूनिट है बॉडी रेट। ऑप्शन बी बॉडी मास इंडेक्स। अब यही पढ़ लो, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बॉडी मास इंडेक्स है, अंतरराष्ट्रीय यूनिट है या फिर बॉडी रेट, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, प्राय मतलब जनरल वजन वाले लोगों की तुलना मोटा लोगों में बीएमआई कितना होगा? भाई ऑफ कोर्स बात है अधिक ही होगी, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई निम्न में सामान्य वजन जो नॉर्मल वेट वाले लोगों की बीएमआई के बारे में सही वाक्य क्या? इनकी ज्यादा होती है, मतलब ये क्या है? ओवरवेट है ना, और 18.5 से 2.4 है, तो ये क्या होगी आपकी नॉर्मल वेट, ये आ गया आपके अंडर वेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी नॉर्मली पूछा है ना इसके अंदर, तो 18 से लगाकर 24.9। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कम कीमत वाले संतुलित आहार के बारे में से सही वाक्य क्या है? ऑप्शन ए देखो, इसमें सस्ते खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसमें सस्ते खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ मध्यम मात्रा में होते हैं कि इसमें सस्ते खाद्य पदार्थ मध्यम मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो भाई इसके अंदर कम कीमत वाले संतुलित आहार के अंदर क्या होता है भाई, जो सस्ते खाद्य पदार्थ है वो ज्यादा मात्रा में रहते हैं, प्लस जो महंगे खाद्य पदार्थ है वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से संतुलित आहार के बारे में सही वाक्य क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व की उचित
अनुपात में होती है, प्लस विभिन्न कुपोषण जनित बीमारियों की रोकथाम से ये सहायक है। ऑब्वियस बात है, कोई भी माल न्यूट्रिशन पर्सन है, बैलेंस डाइट दे तो ठीक हो जाएगा। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए संतुलित आहार की मात्रा अलग अलग होती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई बैलेंस डाइट उसी को ही कहते हैं जिसके अंदर जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो बैलेंस्ड हो, प्लस जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपको पोषक तत्व दे दिए जाए। और ये ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं रिकेट्स से ग्रसित। जो रिकेट्स है आपका किससे हो रहा है, विटामिन डी से कम हो रहा है, तो वो किसके अंदर होता है, चाइल्ड के अंदर। ग्रसित बच्चों को आहार से मुख्य रूप में किस प्रकार का रूपांतरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, मेनली रिकेट्स किसके, आपके बोन से रिलेटेड होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, उससे आपकी जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, प्लस आप उसको कैसा, जो आप डाइट दोगे वो कैसे दोगे, कम कैल्शियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए, कम अधिक कैल्शियम युक्त आहार देना जाना चाहिए, या फिर अधिक प्रोटीन या फिर सोडियम। मेनली ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आप उसको रिकेट्स है, मतलब उसकी बोन की जो डेंसिटी वैसी कम है, तो भाई ऐसा कौन सा जो पोषक तत्व है मेनली अब यूज आएगा, कौन सा, कैल्शियम। तो आप क्या दोगे, अधिक कैल्शियम युक्त आहार उसको दोगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस प्रकार के रोगी को कम कैलोरीज युक्त आहार दिया जाना चाहिए। भाई कम कैलोरी मतलब जो एनर्जी लेवल है उसका कम युक्त आहार दिया जाना चाहिए। वापस पढ़ो, इनमें से किस प्रकार के रोगी को कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाना चाहिए। भाई मोटापा, हृदय की बीमारी से ग्रसित, कुपोषित रोगों वालों में तो जो आपका कम किलो कैलोरीज है वो तो नहीं, मतलब ज्यादा आपको क्या देनी चाहिए इसको, भाई जो कैलोरीज है वो ज्यादा देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड बी, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो कि भाई अधिक कैलोरीज युक्त आहार किन रोगियों को दिया जाना चाहिए, जो अधिक, ठीक है, जो ज्यादा अधिक कैलोरीज वाले हैं, किनको, मोटापे वाले को अपन नहीं दे सकते, प्लस हृदय की बीमारी वालों को भी नहीं दे सकते, सी कुपोषित रोग, या फिर ऑप्शन ए एंड बी। तो डी वाला भी जाता है, तो ऑप्शन सी बचता है, जिनको आप क्या दे सकते हो, अधिक किलो कैलोरीज आप दे सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जो रात्रि अंधता तथा कंजक्टिविटिस सिरोसिस से ग्रसित रोगियों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अधिक विटामिन ए युक्त, विटामिन सी युक्त, अधिक विटामिन बी1 युक्त, या फिर आयरन युक्त। मेनली किसकी वजह से हो रहे हैं, विटामिन ए की वजह से, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से अधिक वजन ओवरवेट वाले लोगों की बीएमआई के बारे में सही वाक्य क्या है। जो ओवरवेट होते हैं उनका 24/9 से ज्यादा ही होगा, तो ऑप्शन देखते हैं इनका बीएमआई 25 से ज्यादा होगा, या 29.9 मीटर के बीच में होता है। इनका जो बीएमआई 18.5 ये तो नॉर्मल हो गया, प्लस 18.5 से कम हो गया अंडरवेट में हो गया, या फिर इनका जीरो, मतलब जीरो तो है ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये किसमें जा रहा है, आपका ओवरवेट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अगर आप 9 महीने की उम्र में शिशु को विटामिन ए की 1 लाख यूनिट क्या होती है आपको पिलाई जाती है, इंटरनेशनल यूनिट पिलाई जाती है। तो ये जो आईयू से आपका से आप क्या समझते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मास इंडेक्स, अंतरराष्ट्रीय यूनिट या बॉडी रेट। मतलब आईयू से आपका क्या मतलब है, इंटर नेशनल यूनिट। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न वाक्यों में से मध्यम कीमत वाले संतुलित आहार में के बारे में सही वाक्य क्या है। ये अभी क्वेश्चन जस्ट पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसमें से सस्ते खाद्य पदार्थ की अधिक मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं, प्लस इसमें सस्ते खाद्य पदार्थ की अधिक मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ मध्यम मात्रा में होते हैं, प्लस सस्ते खाद्य पदार्थ मध्यम मात्रा में तथा महंगे खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भाई मध्यम, तो ऑप्शन बी, इनमें से सस्ते खाद्य पदार्थ की क्या होती है, अधिक मात्रा होती है, प्लस महंगे खाद्य पदार्थ की क्या मध्यम मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। गुर्दे की पथरी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, कम कैल्शियम वाला, अधिक कैल्शियम वाला, अधिक प्रोटीन युक्त आहार, या फिर कम सोडियम युक्त आहार। कैल्शियम से आप डिपॉजिट होगा तो स्टोन होगा। ठीक है, तो जब तक स्टोन है आपको कम कैल्शियम वाला आहार देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं स्कर्वी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। बहुत पहले भी बोला है, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी की वजह से, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं अधिक विटामिन ए युक्त, विटामिन सी, विटामिन बी1 या फिर आयरन युक्त। तो ऑप्शन बी
क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन सी विटामिन सी से ऑप्शन बी विटामिन सी से आपको उसकी डिफिशियंसी से आपको स्कर्वी होती है, तो उससे ग्रसित लोगों को आपको विटामिन ए ज्यादा देना चाहिए। हाइपरटेंशन की सामान्य समस्या मुख्य रूप से किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है? ऑप्शन ए 5 साल तक वाले बच्चे, ऑप्शन बी किशोरी, ऑप्शन सी गर्भवती महिलाओं में, या ऑप्शन डी 40 से 45 से अधिक उम्र वाले लोगों के अंदर। मेनली जो हाइपरटेंशन है जो ओल्ड एज पर्सन है उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा आहार जिसमें मिर्च मसाले की मात्रा बहुत कम क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल तरल आहार, पूर्ण तरल आहार, न्यूतेजिक आहार, या फिर अर्ध ठोस आहार। मेनली एंटी इंफ्लामेटरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से न्यूतेजिक आहार किस प्रकार के रोगों को देना चाहिए? जो एंटी इंफ्लामेटरी डाइट होती है वो किसको देना चाहिए? गैस्ट्रिक अल्सर वाले, गैस्ट्राइटिस के रोगियों को लिए, अल्सराइटिव कोलिसिस्टिस के रोगों के लिए, या फिर उपयुक्त में से सभी। मेनली इन सबके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, किसी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, कोई भी किसी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से इनको कौन सी डाइट देनी चाहिए? न्यूतेजिक आहार वाली। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पानी, सोडा, वाटर, कम दूध वाली चाय आदि किस प्रकार के आहार के उदाहरण है? बिल्कुल तरल आहार, पूर्ण तरल आहार, न्यूतेजित आहार, या फिर अर्ध ठोस आहार है। तो ये क्या है? एक तरह की लिक्विड डाइट है। ठीक है, समझ आती है? ये क्या एक तरह की लिक्विड डाइट है, बट कौन सी है? बिल्कुल लिक्विड डाइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? संतुलित आहार क्या होता है भाई? बैलेंस डाइट। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व या पोषक पदार्थ जो होते हैं अनुपात में मौजूद होते हैं। खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ मिलना जो कि उस खाद्य पदार्थों की अधिक पौष्टिकता बना देते हैं। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भोजन पदार्थों में कुछ ऐसी पदार्थ मिला जो स्वादिष्ट बनाकर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। रोगियों के आहार में कुछ ऐसा रूपांतर करने जिससे उसकी बीमारी का उपचार हो जाता है। मेनली बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भाई अधिक कीमत वाले संतुलित आहार से आप क्या समझते हो? पहले भी आया था, डायरेक्ट देखो, इसमें सस्ता खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होगी, प्लस महंगे खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्यादा में मौजूद होती है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जो काश्वाकोर से ग्रसित बच्चों में को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? भाई अगर आपको पता है कि डिजीज काश्वाकोर है, किसकी डिफिशियंसी से हो रही है? प्रोटीन की डिफिशियंसी से, तो उसको प्रोटीन युक्त आहार ज्यादा देना पड़ेगा। तो देख लो भाई, कम कैल्शियम वाला, अधिक कैल्शियम वाला, अधिक प्रोटीन युक्त या अधिक सोडियम, ऑप्शन सी अधिक प्रोटीन वाला। अधिक वसा युक्त आहार किन रोगियों को दिया जाता है? वसा युक्त मतलब फैट वाला, किसको दिया जाता है? मोटापे वाले को तो नहीं दे सकते, हृदय बीमारी वालों को भी नहीं दे सकते, कुपोषण रोगी वालों को अपन क्या दे सकते हैं? वसा युक्त आहार दे सकते हैं, उच्च रक्तचाप वालों को भी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन से रोगी हैं, कौन से रोगी को कम वसा युक्त आहार देना चाहिए? कम वसा युक्त आहार अपन मोटापे वाले को देते हैं, हृदय वाली बीमारी को देते हैं, तो ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों को। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाली संभावना किन लोगों में अधिक रहती है? भाई प्रोटीन, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला जो चीज है, पीईएम, ठीक है, मेनली ये 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती है? ये ज्यादा मात्रा में होती है, तो ऑप्शन देखते हैं 5 साल तक के बच्चे, किशोरी के अंदर, गर्भवती महिलाओं में, या 50 से 45 साल से अधिक उम्र वालों को। तो मेनली किसको ग्रसित करती है? 5 साल तक वाले बच्चों को। नेक्स्ट देखते हैं बेरी बेरी, आपके विटामिन B1 की कमी से होती है, तो इसको B1 का जो सोर्स है वो आपको ज्यादा देना चाहिए, जिसको अपन थियामिन भी बोलते हैं। तो अधिक विटामिन युक्त दोगे, विटामिन सी, विटामिन B1 युक्त यो दोगे, या फिर आयरन युक्त आहार ज्यादा दोगे, तो अधिक विटामिन B1 युक्त आहार उसको देंगे। नेक्स्ट देखते हैं सूप, दूध का शोक, लस्सी आदि किस प्रकार के आहार का उदाहरण है? बिल्कुल तरल आहार, पूर्ण तरल आहार, न्यूतेजित आहार, या अर्ध ठोस आहार। मेनली आप किसके अंदर आती हैं ये सारी चीजें? पूर्ण तरल आहार के अंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं कि खाद्य पदार्थ के में पौष्टिकरण से आप
से आप क्या समझती हैं? ऐसे आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त अनुपात में होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देने चाहिए कि खाद्य पदार्थ की अधिक पोषक बना देती है, पौष्टिक बना देती है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य में भोज्य पदार्थों में ऐसे पदार्थ मिला देना चाहिए जो उसके स्वाद पर नकारात्मक प्रभाव डाल देती है, या रोगियों के आहार में कुछ ऐसा रूपांतरण करना चाहिए जिसको बीमारी का उपचार सहायक हो जाए। मेनली पौष्टिकरण किसको बोलते हैं? जिसके अंदर आप कोई भी खाद्य पदार्थ है, आप उसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ मिला रहे हो जो वो उसको अधिक पौष्टिक बना देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी रोकथाम हेतु नामक अल्प मात्रा में आयोडीन मिलाना किसका उदाहरण है? ठीक है भाई, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी में रोकथाम हेतु नामक अल्प मात्रा में अगर किसी भी फूड के अंदर आप क्या मिक्स कर रहे हो? आयोडीन। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? खाद्य पदार्थों के पौष्टिकरण का, खाद्य अपमिश्रण का, खाद्य संयोजन का, या फिर आहार चिकित्सा का? ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ के पौष्टिकरण का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भोजन पकाने का लाभ है। इसमें भोजन सुपाच्य होता है, पकाने के द्वारा भोजन से रोगजनक सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। सही बात है, इसमें भोजन स्वादिष्ट बनता है। वही भोजन पकाने का जो लाभ है उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भोजन पकाने का सिद्धांत क्या है? भाई स्वच्छता होनी चाहिए, उसके दौरान आप जो भी आप संसाधनों के आध्यात्मिकता उपयोग का जो देना चाहिए, या फिर ध्यान रखना चाहिए कि पकाने के दौरान खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व नुकसान नहीं हो, या उपयुक्त में से सभी। भाई ऑप्शन डी कि भाई अगर आप भोजन पका रहे हो तो इन सब चीजों का आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भोजन पकाने की विधि क्या होती है? उबालना, तलना, भूनना, या उपयुक्त में से सभी? उपयुक्त में से सभी क्या है भाई? भोजन पकाने की विधि। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य पदार्थ अपमिश्रण नियोजक अध्ययन कब परिवर्तित हुआ था? 1947, 1954, 1958 या 1965? मेनली कब हुआ था? 1954 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक मुनाफा कमाने के लिए कमाने के उद्देश्य से दूध के अंदर अगर आप पानी मिला रहे हो तो उसको पौष्टिकरण बोलेंगे, अपमिश्रण बोलेंगे, संयोजी बोलेंगे, या फिर आहार चिकित्सा का बोलेंगे? मेनली उसको क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हो उसके अंदर? अपमिश्रण करके उसकी जो पौष्टिक आहार है उसका पौष्टिकरण क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में होने वाली बीमारी कैशवैक का कारण क्या है? मेनली किससे होती है? ये प्रोटीन से। ठीक है, तो विटामिन ए की वजह से तो नहीं होती, प्रोटीन की कमी से होती है, या फिर आयरन की या एवं ऊर्जा की कमी से। भाई जो काशवाकोर है मेनली किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से। अगर ऊर्जा में आता है तो क्या आएगा आपका? मैरास्मस। समझ आ गई बात? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, हाइपरटेंशन से ग्रसित व्यक्तियों के आहार में किस प्रकार का रूपांतरण किया जाता है? अगर हाइपरटेंशन है किसी भी व्यक्ति को तो उसके अंदर आप कम कैल्शियम दोगे, अधिक कैल्शियम दोगे, अधिक प्रोटीन युक्त दोगे, कम सोडियम युक्त आहार उसको दोगे। मेनली क्या करोगे? उसको कम सोडियम आहार दोगे, क्योंकि उसका बीपी क्या है? ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। अगर आप ज्यादा सोडियम दोगे तो और बीपी बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरटेंशन से आप क्या समझते हो? बीपी का बढ़ जाना, बीपी का कम हो जाना, रक्त का बढ़ना या रक्त का कम होना? रक्त का बढ़ना या रक्त का कम होना तो नहीं होता है, बीपी का कम होना इसको बोलते हैं क्या? हाइपोटेंशन। ठीक है, बीपी का बढ़ना हाइपर टेंशन। क्या पूछा? हाइपर टेंशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, एनीमिया से ग्रसित रोगों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? जो एनीमिया है, ठीक है, तो अधिक विटामिन ए, अधिक विटामिन सी, या फिर विटामिन बी1 युक्त या अधिक आयरन युक्त? तो मेनली क्या आप आयरन युक्त आहार दोगे ताकि उसका जो ब्लड लेवल है या फिर सॉरी एचबी लेवल है वो क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, खाद्य अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं? ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक पदार्थों का उपयोग अनुपात किया जाता है? भाई नहीं, खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसी पदार्थ मिलाने की वजह से खाद्य पदार्थ की अधिक पोषकता बना देती है? नहीं भाई, अपमिश्रण मतलब क्या होता है कि आप उसकी पौष्टिकरण को ही कम कर रहे हो। अधिक लाभ कमाने के, अगर आप लाभ कमा रहे हो, लाभ कमाने के चक्कर में आप क्या करते हो? खाद्य पदार्थ के अंदर ऐसी चीज मिला देते हो जो नकारात्मक प्रभाव डालती है, या फिर रोगियों के आहार में कुछ ऐसा रूपांतरण करना जो कि उसकी बीमारी है। तो ऑप्शन सी से अपन समझते हैं कि अपमिश्रण कर देना। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक मुनाफा कमाने का उद्देश्य से काली मिर्ची में पपीते के बीज से
बीज का मिलान का उदाहरण है पौष्टिकरण, अपमिश्रण, खाद्य संयोजित या फिर चिकित्सा आहार। काली मिर्ची के अंदर अगर आप क्या मिला रहे हो, काली मिर्ची के अंदर पपीते के बीज मिला देते हो तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप मिश्रण ही कर रहे हो ना, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, बच्चों में होने वाली बीमारी मैरास्मस का कारण क्या है? विटामिन ए की कमी, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी या प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते, किसी पदार्थ का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें वेनिला मिला देना, भाई खाद्य पदार्थों की पुष्टिकरण या फिर अपमिश्रण या फिर खाद्य संयोजन का या फिर आहार चिकित्सा का, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते, काली मिर्ची के समानांतर मिलाए जाने वाले मिलावटी पदार्थ पपीते के बीज, पानी, केसर दाल या फिर वनस्पति, मेनली क्या मिलाते हैं? पपीते के बीज, ऑप्शन ए। डायबिटीज के दौरान रक्त ग्लूकोज स्तर क्या होता है? सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, अनुपस्थित रहता है, कम या कभी ज्यादा हो सकता है, मेनली क्या रहता है? सामान्य से अधिक हो जाता है। कम सोडियम युक्त आहार किस रोगियों को दिया जाता है? मेनली अगर आप कम सोडियम आहार किसको देंगे? हाइपर टेंशन वाले पेशेंट को, ठीक है, तो मेनली हाइपरटेंशन वाले रोगियों को, ये हाइपोटेंशन वाले रोगियों को, एनीमिया वाले रोगों के उपयुक्त में से सभी। मेनली सोडियम आप कब दोगे? हाइपर टेंशन वाले लोगों को क्या दोगे? कम चीज ये दोगे, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा पीईएम के दौरान दिए जाने वाले उपचारात्मक आहार से संबंधित में सत्य है। बालक शुरुआत में 80 से 100 किलो कैलोरीज प्रति केग्र शरीर के प्रति केजी शरीर के वजन के अनुसार प्रतिदिन आहार दिए जाना चाहिए। धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो जानी चाहिए। बालक को प्रतिदिन ग्राम प्रति 2 से 3 केजी शरीर के वजन के अनुसार प्रोटीन दिया जाना चाहिए, या फिर बालक को दिए जाने वाले आहार सूचोपाय होने वाले चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। भाई मेनली क्या है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पौष्टिक पेप्टिक अल्सर से ग्रसित रोगियों के आहार में नियम खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, तेज, चाय एवं कॉफी, तेल खाद्य पदार्थ उपयुक्त में सभी। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है तो आप ये सारी चीजें नहीं खा सकते हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भोजन के परीक्षण की विधि है। भाई भोजन के परीक्षण की विधि क्या है? भाई रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, पाश्चुकरण या उपयुक्त में से सभी। भोजन के परीक्षण की विधि क्या है? भाई फ्रीजिंग भी करते हो आप, रेफ्रिजरेशन भी करते हो, पाश्चुकरण भी करते हो, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। डायबिटीज से ग्रसित रोगियों के आहार में कौन सा खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में शामिल किया जा सकता है? जैसे दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद, जैसे खीरा, मूंगफली या उपयुक्त खीरा या मूली या फिर उपयुक्त में से सभी। मेनली आप उनको क्या दे सकते हो? जिनको डायबिटीज है वो उनके खाद्य पदार्थ में आप ये सारी चीजें शामिल कर सकते हो, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डायबिटीज से ग्रसित रोगियों में आहार में कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए? भाई समोसा, कचौरी, सूखा मेवा, अधिक तली हुई सब्जियां उपयुक्त में से सभी। ये सारी चीजें मेनली नहीं खिलानी चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, आहार चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? ऐसा आहार जो शरीर में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व, भाई ऐसा आहार जो इसमें रूपांतरण कर देते हैं किसी बीमारी के उपचार में सहायक हो, ठीक है। मेनली क्या करते हैं अपन? उसका डाइट मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि उसके जो बीमारी है उसके अंदर सही तरीके से चीजें, जो बीमारी है वो प्रॉपर क्योर हो जाए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्वी से ग्रसित रोगियों को अधिक विटामिन सी युक्त आहार देने का उदाहरण? खाद्य पदार्थ के अंदर पौष्टिकरण का या अपमिश्रण का, संयोजित या चिकित्सा का। भाई मेनली ये किसका है? अगर आप विटामिन सी आप दे रहे हो किसी पेशेंट को, उसके अंदर कम है, तो मेनली आहार किसका है? चिकित्सा का। डॉक्टर आपको बोलेगा कि इसको विटामिन सी दो। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय बीमारी की ग्रसित रोगियों के आहार में कौन से खाद्य पदार्थ शामिल नहीं करने चाहिए जो हार्ट पेशेंट है? भाई पूर्ण दूध से बना पनीर, शराब, तली एवं
आचार या फिर उपयुक्त में से सभी। मेनली ये सारी चीजें क्या होती है, शामिल नहीं होती है हृदय वाले पेशेंट के अंदर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये अपने 100 एमसीक्यू सीरीज आज पूरे होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक बने रहे हैं और आज अपने टॉप मोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, टॉपिक्स भी उसी अकॉर्डिंग कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच।